हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। साथियों, एक नए वीडियो और एक नए अपडेट के साथ आपके सामने आ रहे हैं। साथियों, ये जो वीडियो मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ, ये छत्तीसगढ़ स्टेट जुडिशरी से रिलेटेड है। जी हाँ साथियों, इसी वीडियो के बारे में हम आज यहाँ पे बात करने वाले हैं। साथियों, ये जो पार्ट है, ये पार्ट आज हम सेकंड आपके लिए लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि पार्ट फर्स्ट आज ऑलरेडी मैंने अपने इसी यूट्यूब चैनल पर डील कर रखा है। साथियों, आप देख रहे होंगे कि ये 2004 का प्रीवियस ईयर पेपर है और इसमें मैंने 54 क्वेश्चन पार्ट फर्स्ट में ऑलरेडी करा रखा है। साथियों, 54 नंबर तक क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी अपने फर्स्ट लेक्चर में करा रखा है। ये सेकंड लेक्चर है। आज इसमें हम 55 नंबर क्वेश्चन से यहाँ पे स्टार्ट करेंगे और एक एक क्वेश्चन को हम एनालिसिस करते हुए चलेंगे। साथियों, आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ व्यवहार न्यायाधीश प्रारंभिक परीक्षा 2004 का ये पेपर है। तो अब हम सीधे चलते हैं अपने 56 नंबर वाले 55 नंबर वाले क्वेश्चन पर, और उसी 55 नंबर वाले क्वेश्चन को जिस तरह से एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग कर रहे थे उसी तरह से करने वाले हैं। तो साथियों, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये 55 नंबर वाला आपका क्वेश्चन है और यहीं से आज हमको स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दे रहा है, कह रहा है यह है कि क्या ओ ने किसी अमुक दिन कोलकाता में अपराध किया है। पहली बात ये कह रहा है कि किसी अमुक दिन कलकत्ता में इसने किसी तरह से कोई भी ऑफेंस कमिट किया है। आगे कह रहा है यह तथ्य कि वह उस दिन चेन्नई में था सुसंगत है। यह यहाँ पे किस चीज़ की बात कर रहा है साथियों, यहाँ पे रेलेवेंसी की बात कर रहा है कि क्या उस दिन उसने किसी भी प्रकार का ऑफेंस कलकत्ता में किया था और वो आज दिखा रहा है कि मैं तो उस दिन चेन्नई में था। यही प्रश्न है और इसी प्रश्न का हमको ऑप्शन देखना है। ऑप्शन ए कह रहा है विवादक तथ्य के हेतु के रूप में है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी कह रहा है विवादक तथ्य की पुनः स्थापना के रूप में है। ऑप्शन सी कह रहा है सुसंगत तथ्य की तैयारी के रूप में है। और ऑप्शन डी कह रहा है क्योंकि वह विवादक तथ्य के अस्तित्व को अत्यंत अंधी संभाव्य बनाता है। तो साथियों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका 55 नंबर का, ये बी वाला यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। कौन सा होगा साथियों? बी वाला यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। आप कहेंगे कि इसका रेफरेंस कहाँ पे दिया है, तो मैं कहूँगा कि धारा नंबर 11 को आप क्या करेंगे, सेक्शन नंबर 11 को आप क्या करेंगे, सेक्शन नंबर 11 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट भारतीय साक्ष्य अधिनियम को आप एनालिसिस करेंगे। वहाँ पर धारा 11 के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 56 में क्या कर रहा है साथियों, जब इसकी बात कर रहे हैं, कह रहा है किसी दस्तावेज को पेश करने के लिए सम्मिलित व्यक्ति जब दस्तावेज पेश करता है तब, आगे यहाँ पे जब नहीं होगा तब होगा, तब, हाँ तब। ऑप्शन ए कह रहा है वह एक साक्षी हो जाता है, जब वो पेश करता है तब वो एक साक्षी हो जाता है। ऑप्शन बी कह रहा है उसकी प्रति परीक्षा उभय पक्षों द्वारा की जाती है, मीन्स कि दोनों पक्षों के द्वारा उसकी क्या की जाती है, उसकी प्रति परीक्षा की जाती है। ऑप्शन सी कह रहा है उसकी प्रति परीक्षा न्यायालय की अनुमति से की जाती है। और ऑप्शन डी कह रहा है वह साक्षी नहीं होता, इसलिए उसकी प्रति परीक्षा नहीं की जा सकती है जब तक कि उसे साक्षी के रूप में, आगे कह रहा है जब तक कि उसके साक्षी के रूप में न बुलाया जाता हो। तो साथियों, यहाँ पे जो आपने 56 नंबर का क्वेश्चन देखा, 56 नंबर का आपका जो करेक्ट आंसर होगा यही डी वाला ही आपका क्या होगा साथियों, यही डी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ कि यही डी वाला करेक्ट आंसर होगा। अगर आप कहेंगे कि ये कहाँ दिया है, तो मैं कहूँगा कि सेक्शन नंबर 139 के को आप क्या करेंगे, पढ़ लेंगे। सेक्शन नंबर 139 को पढ़ लेंगे। साथ ही साथ अगर इसके साथ रीड विथ करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, रीड विथ करना चाहेंगे, तो मैं कहूँगा कि सेक्शन नंबर 91 को भी आप क्या करेंगे, इसके साथ रीड करेंगे। दंड प्रक्रिया संहिता का किसकी बात कर रहा है साथियों, तो दंड प्रक्रिया संहिता का सेक्शन नंबर 91 भी इसके साथ आप क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। तो जो भी पॉसिबल फैक्ट हो रहे हैं, सभी पॉसिबल फैक्ट को मैं आपके सामने रखने का भरपूर प्रयास कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 57 की अगर हम बात करते हैं, तो कह रहा है किसी साक्षी के प्रति परीक्षा के बाद उस पक्षकार द्वारा जिसने बुलाया था परीक्षा उसकी, अब कह रहा है कि उसकी किस प्रकार से परीक्षा होगी। तो ऑप्शन ए कह रहा है मुख्य परीक्षा होगी, ऑप्शन बी कह रहा है अतिरिक्त परीक्षा होगी, ऑप्शन सी कह रहा है कि पुनः परीक्षा होगी, और ऑप्शन डी कह रहा है पुनः प्रति परीक्षा होगी। तो साथियों, यहाँ पे जो 57 नंबर का आपका करेक्ट आंसर होगा, ये सी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा होगा, तो साथियों सी वाला ही आपका करेक्ट आंसर होगा। और इसका रेफरेंशियल जो सेक्शन है, सेक्शन नंबर 137, इसका क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा। अब साथियों आप देखिए यहाँ पे छत्तीसगढ़ स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961 से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछ रहा है। जो यहाँ पे लोकल लॉ है, तो इसका रेंट कंट्रोल एक्ट है 1961 का। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 58 कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ स्थान नियंत्रण अधिनियम की धारा 2 में परिभाषित स्थान नहीं है, किसको परिभाषित स्थान नहीं किया गया है। तो साथियों, जब क्वेश्चन नंबर 58 को आप एनालिसिस करेंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन ए कर रहा है मकान को, ऑप्शन बी कृषि भूमि को, ऑप्शन सी दुकान को, और ऑप्शन डी गुमटी को। तो साथियों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा 58 नंबर का आपका यहाँ पे बी वाला ही करेक्ट आंसर होगा। किसकी बात कर रहा है, कृषि भूमि की बात कर रहा है। और ये कहाँ आपको देखने के लिए मिलेगा साथियों, तो जब सेक्शन नंबर 2
को आप एनालिसिस करेंगे तो सेक्शन नंबर 2 के अंतर्गत डेफिनेशन क्लॉज का ये क्वेश्चन है और डेफिनेशन क्लॉज के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 59 की अगर हम बात करते हैं तो कह रहा है आवास नियंत्रण अधिनियम की धारा 23J के उद्देश्य से कौन भूस्वामी नहीं है। यहाँ पे पूछ रहा है कि किसको भूस्वामी नहीं माना गया है। तो 59 नंबर वाले क्वेश्चन के ऑप्शन को हम एनालिसिस करेंगे। क वाला कर रहा है किसी सरकार को सेवानिवृत्ति कर्मचारी की बात कर रहा है। ऑप्शन बी कर रहा है किसी सरकार के कर्मचारी की बात कर रहा है। ऑप्शन सी कर रहा है विच्छिन्न विवाह पत्नी की बात कर रहा है और ऑप्शन डी कर रहा है विकलांग व्यक्ति की बात कर रहा है। तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये बी वाला ही इसका करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा क्वेश्चन नंबर 59 का। अगर आप कहेंगे कि ये कहाँ दिया है तो हम कहेंगे सेक्शन नंबर 23J को आप क्या करेंगे, सेक्शन नंबर 23J को आप एनालिसिस करेंगे, वहाँ पे आपको देखने के लिए ये चीज़ एज यूजुअल मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 60 में कह रहा है जहाँ किसी अभिधारी की बेदखल के लिए कोई आदेश भूस्वामी की स्वयं के लिए निवास स्थान के रूप में अधिभोग के लिए वास्तविक आवश्यकता के आधार पर किया जाता है, वहाँ भूस्वामी उसका कब्जा उस आदेश की तारीख से, किस तारीख से, उस आदेश की तारीख से। अब यहाँ पे देखिए क्या दे रहा है, उस आदेश की तारीख से। तो साथियों ऑप्शन यहाँ पर दे रहा है कि 2 मास दे रहा है, फिर आपके पास 3 मास दे रहा है, 6 मास दे रहा है और 1 वर्ष दे रहा है। तो जो क्वेश्चन नंबर 60 आपका होगा करेक्ट आंसर इसका साथियों ए वाला ही आपका करेक्ट आंसर होगा। 2 मास का यहाँ पे एक लिमिटेशन पीरियड दे रखा है, इसका एज सच कोई भी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है नहीं हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 61 की अगर हम बात करते हैं कर रहा है कोई भी न्यायालय स्थान नियंत्रण अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान तब तक नहीं करेगा जब तक कि उस अपराध की बाबत परिवाद उस तारीख से जिसको कि वह अपराध किया गया है। ऑप्शन ए कह रहा है 6 मास, ऑप्शन बी 1 वर्ष, ऑप्शन सी 3 वर्ष और ऑप्शन डी 3 माह की बात कर रहा है। तो साथियों 61 नंबर का जो करेक्ट आंसर आपका होगा क्या होगा, आपका डी वाला यहाँ पे करेक्ट आंसर यहाँ पे मार्क किया जाए। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 में कह रहा है अवशेष किराए का भुगतान नहीं करने के आधार पर किराएदारी के विरुद्ध, किसकी बात कर रहा है साथियों, किराएदारी के विरुद्ध निष्कासन का वाद संस्थित नहीं किया जा सकता है जब तक कि मांग सूचना पत्र के निर्वाह के उपरांत अवसान न हो। यहाँ पे ऑप्शन ए कह रहा है 1 मास का, ऑप्शन बी कह रहा है 2 मास का, ऑप्शन सी कह रहा है 3 मास का और ऑप्शन डी कह रहा है 15 दिवस का। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 62 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ये बी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा, 2 मास का यहाँ पे कहा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 की बात करते हैं। कह रहा है भाड़ा अधिकारी किसके अनिम्न पद का व्यक्ति होगा। ऑप्शन ए तहसीलदार, ऑप्शन बी सहायक अधीक्षक भू अभिलेख की बात कर रहा है, सी कर रहा है डिप्टी कलेक्टर की बात कर रहा है, डी कर रहा है व्यवहार न्यायाधीश की बात कर रहा है। तो साथियों 63 की अगर हम बात करते हैं तो 63 का आपका सी वाला ही क्या होगा, यहाँ पे सी वाला ही आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की, क्वेश्चन नंबर 64 की। तो क्वेश्चन नंबर 64 में क्या कह रहा है साथियों, कह रहा है कि जो भूस्वामी स्थान नियंत्रण अधिनियम की धारा 23J के अधीन कोई मिथ्या या तुच्छ आवेदन करता है उसे एक बार में उस स्थान के कहाँ लेके जाना होगा। ओ कह रहा है 6 मास के लिए, बी कह रहा है 9 मास के लिए, सी कह रहा है 11 मास के लिए और डी कह रहा है 1 वर्ष के लिए। 1 वर्ष के लिए भाड़े से अधिक के प्रतिकारात्मक खर्चों से भारित किया जा सकेगा। तो 64 का आपका जो साथियों करेक्ट आंसर होगा ये वाला आपका ए वाला ही करेक्ट आंसर होगा, 6 मास की बात कर रहा है। और यहाँ पे आपको देखने के लिए रेफरेंशियल सेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो सेक्शन नंबर 23 और झ के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलेगा। धारा 23J के अंतर्गत जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको देखने के लिए ये मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 65 की यहीं पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में क्या कर रहा है दोस्तों, तो कह रहा है किसी अभिधारी द्वारा उसे भाड़े पर दिए गए स्थान के संबंध में उपयोग किए जा रहे हैं आवश्यक प्रदाय का भूस्वामी द्वारा बंद कर दिए जाने पर प्रदाय प्रत्यावर्तित करने का आदेश किसके द्वारा किया जाएगा। अब किसके द्वारा ये आदेश किया जाएगा साथियों, ऑप्शन ए दे रहा है कलेक्टर के द्वारा, ऑप्शन बी दे रहा है दीवानी न्यायालय के द्वारा, ऑप्शन सी दे रहा है भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी के द्वारा और ऑप्शन डी दे रहा है यथा स्थिति नगर निगम या नगर पालिका के द्वारा। तो साथियों 65 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा, 65 का सी वाला आपका क्या होगा, 65 का सी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या आ रहा है साथियों, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका आ रहा है 66 नंबर का आपका क्वेश्चन आ रहा है 66 नंबर का, और 66 नंबर के क्वेश्चन को हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। कह रहा है किराएदार की शिकायत पर यदि यह समाधान हो जाए कि भवन स्वामी को समुचित कारण के बिना किराया स्वीकार करने से इनकार किया है
तो वह भवन स्वामी पर अर्थदंड लगा सकेगा। वह कौन है? वह कौन है साथियों कि जो इस प्रकार का अर्थदंड लगा सकता है? ऑप्शन ए कह रहा है न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, ऑप्शन बी कह रहा है भाड़ा नियंत्रण प्राधिकारी, ऑप्शन सी कह रहा है जिला दंडाधिकारी, ऑप्शन डी कह रहा है जिला न्यायाधीश की बात कर रहा है। साथियों अगर हम 66 की बात करते हैं तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा 66 का, ये बी वाला इसका करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 में। क्वेश्चन नंबर 67 में कह रहा है कि कोई भी न्यायालय स्थान नियंत्रण अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान तब तक नहीं करेगा जब तक कि उस अपराध की बाबत परिवाद उस तारीख से जिसको कि वह अपराध किया गया है। ऑप्शन ए दे रहा है 6 मास, ऑप्शन बी दे रहा है 1 वर्ष, ऑप्शन सी दे रहा है 3 वर्ष और ऑप्शन डी दे रहा है 3 मास का। तो साथियों आप जब यहाँ पे इसके लोकल लॉ को आप एनालिसिस करेंगे तो देखेंगे आपको सभी तक लिमिटेशन पीरियड ही देखने के लिए ज़्यादा मिलता है और इसके लिमिटेशन पीरियड का जो करेक्ट आंसर होगा ये डी वाला इसका करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपके पास संपत्ति अंतरण अधिनियम से क्वेश्चन आ रहा है, मीन्स की ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे जो 68 नंबर वाला क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है, कह रहा है अचल संपत्ति कौन सी नहीं है। कह रहा है अचल संपत्ति कौन सी नहीं। अब यहाँ पे किसको हम लोग कहते हैं कि अचल संपत्ति कौन सी नहीं है? ऑप्शन ए कह रहा है जमीन का पट्टा क्या अचल संपत्ति नहीं है, ऑप्शन बी कह रहा है उगने वाली फसल क्या अचल संपत्ति नहीं है, ऑप्शन सी कह रहा है रास्ते का अधिकार क्या अचल संपत्ति नहीं है, ऑप्शन डी कह रहा है अचल संपत्ति की आमदनी के हित की बात कर रहा है। तो साथियों अगर हम क्वेश्चन नंबर 68 की बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? ये बी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा साथियों? तो बी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। और देखने की बात करते हैं तो धारा नंबर हम कौन सा धारा देखेंगे? अगर हम धारा देखने की बात करते हैं तो धारा 3 के अंतर्गत आपको ये रेफरेंस मैंने बता दिया, वहाँ पे आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 की अगर हम बात करते हैं तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी दशा में अस्थावर संपत्ति का अंतरण लिखे बिना किया जा सकेगा? किसकी बात करता है साथियों? तो जो अस्थावर संपत्ति होगा इसका जो ट्रांसफर होगा लिखे बिना किया जा सकता है। ऑप्शन ए कर रहा है 100 रुपये से अधिक मूल्य की संपत्ति का विक्रय की बात कर रहा है, ऑप्शन ए की बात कर रहा है। ऑप्शन बी की अगर हम बात करते हैं तो कह रहा है 11 मास की अवधि की पट्टा की बात करता है, ऑप्शन सी कह रहा है विनियमन की बात करता है और ऑप्शन डी अनुयोज्य दावा एक्शनेबल क्लेम की बात करता है। तो साथियों हमारा जो 69 वाला का करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा? तो 69 वाले का साथियों आपका बी वाला यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। कौन सा होगा? तो बी वाला करेक्ट आंसर होगा। और रेफरेंशियल के सेक्शन की हम बात करते हैं तो सेक्शन नंबर 107 आपको देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 की अगर हम बात करते हैं तो कह रहा है कि विचाराधीनवाद का सिद्धांत लागू होता है कहाँ पर? जहाँ कह रहा है जहाँ। ऑप्शन ए कह रहा है वाद दुसंधिपूर्ण हो, जहाँ वाद दुसंधिपूर्ण हो। बी कह रहा है अंतरण विचारण न्यायालय के जय पत्र किंतु अपील की प्रस्तुति के पूर्व किया गया हो। ऑप्शन सी कह रहा है चल संपत्ति का कोई अधिकार प्रश्नगत हो और डी कह रहा है चल संपत्ति न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता से बाहर स्थित हो। तो 70 का यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा ये बी वाला आपका क्या होगा? 70 का बी वाला आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगर आप चाहेंगे कि इसका रेफरेंशियल सेक्शन कौन है तो सेक्शन नंबर अगर 53 की हम बात करते हैं तो सेक्शन नंबर 53 इसका क्या होगा? इसका रेफरेंशियल आपको सेक्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 71 की अगर हम बात करते हैं तो क्या कह रहा है? कह रहा है कौन सी संपत्ति अंतरित की जा सकती है। अब यहाँ पे कौन सी ऐसी संपत्ति है जिसको हम क्या कर सकते हैं? अंतरण कर सकते हैं, जिसको कि हम ट्रांसफर कर सकते हैं। ऑप्शन ए की बात कर रहा है, कह रहा है पुनः प्रवेश के अधिकार की बात कर रहा है। ऑप्शन बी कह रहा है लोक पद की बात कर रहा है। ऑप्शन सी कह रहा है किसी भी प्रकार की संपत्ति यदि विधि द्वारा वर्जित न हो और डी कह रहा है पेंशन की बात कर रहा है। तो साथियों 71 नंबर का जो आपका करेक्ट आंसर होगा इसका जो आपका ऑप्शन होगा ये सी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा साथियों? तो सी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। और रेफरेंशियल सेक्शंस की हम बात करते हैं साथियों तो सेक्शन नंबर 6 को आप क्या करेंगे? यहाँ पे एनालिसिस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 71 आ गया। अब 71 के बाद से अब आपके पास क्या आएगा साथियों? अब 72 नंबर का आपके पास क्वेश्चन आएगा। अब 72 नंबर के क्वेश्चन को आप एनालिसिस करिए। कह रहा है किसी लिखत के संबंध में, मीन्स कि जो आपका रिटन इंस्ट्रूमेंट होता है किसी लिखत के संबंध में अनुप्रमाणन से अभिप्रेत है और सर्वदा अभिप्रेत होना समझा जाएगा। कम से कम कितने लोगों को सदा रहना होना समझा जाएगा? तो साथियों कह रहा है ऑप्शन ए 1 साक्षी के द्वारा, ऑप्शन बी 2 साक्षियों के द्वारा, ऑप्शन सी 3 साक्षियों के द्वारा और ऑप्शन डी 4 साक्षियों के द्वारा। तो 72 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों ये बी वाला करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा साथियों? तो बी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। और धारा की हम बात करते हैं तो धारा 3 इसका कौन सा होगा? धारा 3 इसका सेक्शन नंबर 3 इसका जो होगा साथियों ये सेक्शन 3 इसका एक रेफरेंशियल सेक्शन होगा। बात करते हैं सेक्शन क्वेश्चन नंबर 73 की। क्वेश्चन नंबर 73 में कह रहे हैं क्यों क्या अजन्मे व्यक्ति के पक्ष में अंतरण किया जा सकता है? यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या एक अजन्मा व्यक्ति है जिसने अभी जन्म ही नहीं लिया, क्या उसके लिए भी उसको भी अंतरण किया जा सकता है? क्या उसको भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है? ऑप्शन ए कह रहा है ट्रस्ट बनाकर किया जा सकता है। ऑप्शन बी कह रहा है हाँ
डायरेक्ट कर दे रहा है। ऑप्शन सी कह रहा है पहले संरक्षक नियुक्त करना होगा, और ऑप्शन डी कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथियों अगर हम 73 की बात करते हैं तो यहाँ पे ए वाला ही इसका क्या होगा, ए वाला ही इसका करेक्ट आंसर होगा। और धारा की हम बात करते हैं तो धारा 13 के अंतर्गत हमको देखने के लिए मिलता है, सेक्शन नंबर 13 के अंतर्गत ये हमको देखने के लिए मिलता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की, तो क्वेश्चन नंबर 74 में हमको देखने के लिए मिलता है, कह रहा है हक विलेख के निक्षेप द्वारा बंधक को कहा जाता है। किसकी बात कर रहा है साथियों, जो हक विलेख का निक्षेप होता है उसके बंधक द्वारा बंधक को कहा जाता है। अब बंधक को इसके क्या कहा जाता है, तो साथियों ऑप्शन ए दे रहा है कि विलक्षण बंधन इसको कहा जाता है, ऑप्शन बी में अंग्रेजी बंधक कहा जाता है, ऑप्शन सी में सामयिक बंधक कहा जाता है, और ऑप्शन डी में भोग बंधक इसको कहा जाता है। तो 74 का जो करेक्ट आंसर होगा साथियों क्या होगा, 74 का करेक्ट आंसर आपका सी यहाँ पे मार्क किया जाएगा। अगर सेक्शंस की हम बात करते हैं कि कौन सा सेक्शन यहाँ पे अप्लाई किया जाएगा, तो साथियों सेक्शन नंबर 58 आपका क्या होगा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट सेक्शन होगा, इसका करेक्ट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 75 की यहाँ पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 आपका देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि अस्थावर संपत्ति का वर्षानुवर्षी पट्टा या तो पट्टाकर्ता या पट्टेदार द्वारा होगा। कितने दिन के लिए होगा, ऑप्शन ए दे रहा है 1 मास के लिए होगा, ऑप्शन बी 6 मास के लिए होगा, ऑप्शन सी 3 मास के लिए होगा, और ऑप्शन डी 60 दिवस के लिए होगा। तो साथियों जब 75 नंबर के क्वेश्चन को आप एनालिसिस करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर बी वाला मार्क किया जाएगा। अगर आप कहेंगे कि रेफरेंशियल सेक्शन भी बता दीजिए तो मैं कहूँगा इसका रेफरेंशियल सेक्शन नंबर 107 को आप क्या करेंगे, देखेंगे, वहाँ पर आपको ये चीज़ देखने के लिए मिलेगा। ठीक, अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 को एनालिसिस करेंगे। 76 वाले में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतरण वैध है। इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा ट्रांसफर है जो कि वैलिड ट्रांसफर के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए की बात करते हैं तो कह रहा है केवल 99 रुपये तक के लिए एक अरजिस्ट्रीकृत भोग बंधक की बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं तो कह रहा है केवल 99 रुपये के मूल्य की अस्थावर संपत्ति का अरजिस्ट्रीकृत दान की बात करता है। ऑप्शन सी कर रहा है अस्थावर संपत्ति का वर्षानुवर्षिक मौखिक पट्टा की बात करता है, और ऑप्शन डी करता है कि ऋण का मौखिक समानुदेशन की बात करता है। तो साथियों 76 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो 76 का आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, 76 का करेक्ट आंसर आपका ए वाला होगा। अगर आप कहेंगे कि रेफरेंशियल सेक्शन भी बता दीजिए तो मैं कहूँगा कि सेक्शन नंबर 58 का सब क्लास घ को आप जब देखेंगे तो वहाँ पे आपको ये चीज़ देखने के लिए मिलेगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 पे हम आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 को हम एनालिसिस करेंगे। कह रहा अस्थावर संपत्ति के पट्टे का पर्यवसन निम्नलिखित में से कौन सी दशा में नहीं होता है। अब किस दशा के अंतर्गत इसका नहीं होता है, 77 नंबर क्वेश्चन को एनालिसिस करिए। ऑप्शन ए कह रहा है तद द्वारा परिसीमित समय के भीतर जाने पर, समय के बीते जाने पर। ऑप्शन बी कह रहा है अभिव्यक्त अभ्यर्पण पर। ऑप्शन सी कह रहा है छोड़ देने की सूचना की तामील पर, और ऑप्शन डी कह रहा है संप्रहण द्वारा। तो 77 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ये साथियों यहाँ पे सी वाला आपका 77 का करेक्ट आंसर होगा। अगर आप कहेंगे कि धारा कौन सा है तो मैं कहूँगा 111 धारा नंबर 111 को जब आप एनालिसिस करेंगे तो वहाँ पे आपको एज यूजुअल ये चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की बात करते हैं साथियों। कह रहा है दान के लिए क्या आवश्यक नहीं है। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि दान करने के लिए क्या आवश्यक नहीं है। ऑप्शन ए कह रहा है दाता एवं अदाता, ऑप्शन बी कह रहा है प्रतिफल, ऑप्शन सी कह रहा है जंगम या अस्थावर संपत्ति, ऑप्शन डी कह रहा है अंतरण तथा प्रतिग्रहण की बात कर रहा है। तो 78 का जो आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, 78 का साथियों आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो बी वाला होगा। और इसका रेफरेंशियल सेक्शंस की अगर हम बात करते हैं तो रेफरेंशियल सेक्शन इसका सेक्शन नंबर 122 होगा। तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं आपके सामने रखता हुआ चल रहा हूँ। अब साथियों देखिए जो आपके पेपर में आए हैं, अब यहाँ पे आ रहा है भारतीय संविदा अधिनियम 1872 से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। मीन्स कि आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और उन क्वेश्चंस को भी हम क्या करेंगे, एनालिसिस करते हुए चलेंगे। कह रहा भारत में प्रवृत्त किसी विधि संबंधी भूल का कारण पर क्या प्रभाव पड़ता है। भूल का करार पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो साथियों ऑप्शन ए कह रहा है शून्यकरणीय नहीं होगा, ऑप्शन बी कह रहा है शून्यकरणीय होगा, ऑप्शन सी कह रहा है शून्य होगा, और ऑप्शन डी कह रहा है शून्य नहीं होगा। तो साथियों अगर हम 79 नंबर की बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये ए वाला इसका करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा। अगर आप कहेंगे कि रेफरेंशियल सेक्शन कौन सा है तो रेफरेंशियल सेक्शन इसका सेक्शन नंबर 21 होगा। तो जो भी हो रहा है साथियों सभी को आप एनालिसिस करते हुए चलिए। क्वेश्चन नंबर 80 की अगर हम बात करते हैं, कह रहा है अप्रतिफल के बिना ब को 1000 रुपये देने का वचन देता है। साथियों प्रतिफल की बात करते हैं, कंसिडरेशन की बात करते हैं, कंसिडरेशन हमको सेक्शन नंबर 2D के अंतर्गत डिफाइन किया गया है। जब आप डेफिनेशन क्लॉजेस को पढ़ेंगे, इसके इंटरप्रिटेशन क्लॉजेस को आप पढ़ेंगे तो ऑप्शन ए कह रहा है कि शून्यकरणीय है, ऑप्शन बी कह रहा है शून्य है, ऑप्शन सी कह रहा है परिवर्तनीय, और ऑप्शन डी कह रहा है परिवर्तनीय नहीं है क्योंकि लिखत नहीं है। जब 80 वाले का आपका करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों, 80 वाले का करेक्ट आंसर आपका क्या होगा 20 होगा। और मैं कहूँगा कि सेक्शन आप
बताइए। तो सेक्शन यहाँ पे सेक्शन नंबर आपका 25 हो जाएगा। क्या होगा साथियों, सेक्शन नंबर 25 का दृष्टांत को अगर आप देख लेते हैं तो वहाँ पे एज यूजुअल आपको लिखा हुआ ऐसे ही चीज़ मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 की अगर हम बात करते हैं तो 81 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविदा के सदृश सदृश संबंध नहीं है, सदृश उससे संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए कह रहा है निःशुल्क न होने का, निःशुल्क न होने वाले कार्य का लाभ उठाने वाले व्यक्ति की बाध्यता की बात कर रहा है। ऑप्शन बी कह रहा है पड़े माल को पाने वाले का दायित्व कर रहा है। ऑप्शन सी कर रहा है अधिकारोचित प्रतिकर की बात कर, और डी कर रहा है नवीनयन की बात कर रहा है, मीन्स की नोवेशन की बात कर रहा है। तो 81 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों डी होगा, यही नोवेशन की बात कर रहा है, नवीनीकरण अगर आप उसका कर देते हैं तो। और अगर आप कहेंगे कि ये कहाँ हमको देखने के लिए मिलेगा तो मैं इसका रेंज बता दे रहा हूँ। सेक्शन नंबर 68 से लेकर के सेक्शन नंबर 72 के भीतर आप जाएंगे, सेक्शन नंबर 72 के भीतर तो आपको सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की हम, तो 82 वाले में कह रहा है जहाँ वचन पालन के लिए समय निश्चित नहीं है और न ही आवेदन किया गया हो तब वचनबंध का पालन कौन करेगा, कैसे होगा। ऑप्शन ए कह रहा है 3 वर्षों के अंदर करना चाहिए। ऑप्शन बी कह रहा है 2 वर्षों के अंतर्गत करना चाहिए। ऑप्शन सी कह रहा है 1 वर्ष के अंदर करना चाहिए और ऑप्शन डी कह रहा है युक्त समय के अंतर्गत करना चाहिए। तो साथियों मैं कहूँगा कि 82 नंबर का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ये आपका डी वाला ही यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। कौन सा होगा, डी वाला। अगर आप कहेंगे कि सेक्शन बता दीजिए तो मैं कहूँगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन नंबर 46 को आप क्या करिए, एनालिसिस कर लीजिए, उसी सेक्शन के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलेगा। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की, तो क्वेश्चन नंबर 83 में क्या कह रहा है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 83 में कह रहा है कि प्रस्थापना प्रतिग्रहित हो जाने पर, किसकी बात कर रहा है साथियों, कह रहा है अगर प्रस्थापना का प्रतिग्रहित हो जाने पर ऑप्शन ए वचन हो जाता है, ऑप्शन बी करार हो जाता है, ऑप्शन सी संविदा हो जाता है, ऑप्शन डी प्रतिफल हो जाता है। तो 83 का आपका जो करेक्ट आंसर होगा साथियों ए वाला ही आपका करेक्ट आंसर होगा। कौन होगा साथियों, तो ए वाला ही आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर आप कहेंगे कि ये कहाँ पर दिया है तो मैं कहूँगा सेक्शन नंबर 2 का खंड जो ख होगा, मीन्स की ख वाला को आप एनालिसिस करेंगे इसके डेफिनेशन क्लासेस को, तो वहीं पे आपको देखने के लिए मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 84 की बात करते हैं, ऐसा हर करार जो अप्राप्तव्य से भिन्न किसी व्यक्ति के विवाह के अवरोधार्थ हो। ऑप्शन ए कह रहा है शून्यकरणीय है, ऑप्शन बी कह रहा है अवैध है, ऑप्शन सी कह रहा है शून्य है और ऑप्शन डी कह रहा है विधि मान्य है। तो साथियों 84 की अगर हम बात करते हैं तो 84 का आपका जो करेक्ट आंसर होगा सी वाला ही आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे मार्क किया जाएगा। रेफरेंशियल सेक्शंस की बात करते हैं तो इसका रेफरेंशियल सेक्शन नंबर 26 होगा। आप सेक्शन नंबर 26 को भी एक बार एनालिसिस करिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 85 की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 85 के अंतर्गत क्या कह रहा है यह कि गाड़ी के भाड़े पर लेता है, गाड़ी अमेक्षकर है, यद्यपि यह को यह मालूम नहीं है कि क क्षतिग्रस्त होता है, क्षतिग्रस्त के लिए क क्या यहाँ पे प्रतिकर है या यह प्रतिकर है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, अब देखिए इसके ऑप्शंस को हम एनालिसिस करेंगे। ऑप्शंस इसका क्या कह रहा है, अगर हम ऑप्शंस पे इसके चलते हैं तो इसका ऑप्शन देखिए यहाँ पे दिया है, ऑप्शन ए कह रहा है, ऑप्शन ए वाले में क्या कह रहा है, ऑप्शन ए वाले में कह रहा है उत्तरदायी है। 85 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, इसका ऑप्शन कह रहा है ए उत्तरदायी है, ऑप्शन बी कह रहा है उत्तरदायी नहीं है, ऑप्शन सी कह रहा है 50% की सीमा तक उत्तरदायी है और ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों जो 85 नंबर का आपका क्वेश्चन होगा, 85 नंबर का करेक्ट आंसर आपका ए वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर सेक्शन की बात करते हैं तो सेक्शन नंबर 185 इसका होगा। ठीक, बात करते हैं रेफरेंशियल सेक्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 86 की बात करते हैं, 86 में कह रहा है क ऐसे पराक्रम में लिखित, मीन्स की नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जिस पर निरंकर पृष्ठांकन है, य के पास न्यस्त करता है, कौन है प्राइवेट आदेश का उल्लंघन कर य उन्हें झ को बेच देता है, विक्रय। ऑप्शन ए कह रहा है शून्य होगा, ऑप्शन बी कह रहा है वैध होगा, ऑप्शन सी कह रहा है य के विकल्प पर शून्यकरणीय होगा, ऑप्शन डी कह रहा है झ के विकल्प पर शून्यकरणीय होगा। साथियों अगर 86 की बात करते हैं तो 86 का बी वाला आपका क्या होगा, बी वाला आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे मार्क किया जाएगा। और सेक्शन की बात करते हैं तो सेक्शन नंबर 71 यहाँ पे इसका होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की, तो क्वेश्चन नंबर 87 के अंतर्गत क्या देख रखा है, कह रहा है ब को जो पागल है जीवन में उसकी स्थिति के योग्य आवश्यक वस्तुओं का प्रदाय और करता है और ब की संपत्ति से, ऑप्शन ए कह रहा है प्रतिपूर्ति नहीं कर सकता है, ऑप्शन बी कह रहा है प्रतिपूर्ति तब ही कर सकता है जब उसका मूल्य 1 लाख से अधिक हो, ऑप्शन सी कह रहा है प्रतिपूर्ति कर सकता है और ऑप्शन डी कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 87 नंबर का जो आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों ये सी वाला आपका करेक्ट आंसर
होगा 87 नंबर का। अगर आप रेफरेंशियल सेक्शन की बात करते हैं तो सेक्शन नंबर 68 हम कहेंगे आपको क्या करना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा यहाँ पे। फिर क्वेश्चन नंबर 88 की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 88 में कह रहा है कि उपाभिकर्ता के संबंध में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए कह रहा है उसे अभिकरण के कारोबार में मालिक द्वारा नियोजित किया जाता है। ऑप्शन बी कह रहा है उसे अभिकरण के कारोबार में मूल अभिकर्ता द्वारा नियोजित किया जाता है। ऑप्शन सी में कह रहा है वह मालिक के नियंत्रण के अधीन कार्य करता है। और ऑप्शन डी कह रहा है अभिकर्ता अभिप्राप्तकर्ता के कार्यों के लिए मालिक के प्रति उत्तरदायी नहीं है। तो साथियों 88 नंबर का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ये बी वाला यहाँ पे 88 नंबर का करेक्ट आंसर आपका होगा। और सेक्शन की हम बात करते हैं तो सेक्शन नंबर 191 यहाँ पे आपका लागू होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 की हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 89 को देखिए क्या कह रहा है कि क यह प्राधिकार देता है कि वह क की भूमि बेच दे और उस विक्रय के आगमों में से उन ऋणों का संदाय कर ले जो उसे क द्वारा शोध है कि किसी अभिव्यक्त संविदा के अभाव में। ऑप्शन ए कह रहा है क इस प्राधिकार का प्रतिसंहरण कर सकता है। बी कह रहा है क की उन्मुक्तता से प्राधिकार का पर्यवसन हो सकता है। ऑप्शन सी कह रहा है क की मृत्यु के प्राधिकार का पर्यवसन हो सकता है। और ऑप्शन डी कह रहा है क इस प्राधिकार की प्रतिसंहरण नहीं कर सकता और न ही मृत्यु का उन्मुक्तता से प्राधिकार का। तो साथियों आपका जो 89 नंबर वाला है 89 नंबर वाला का आपका करेक्ट आंसर डी वाला ही यहाँ पे होगा। कौन सा होगा साथियों, तो डी वाला ही करेक्ट आंसर होगा। अगर सेक्शन की बात करते हो तो सेक्शन नंबर 202 से ही आपका क्वेश्चन रखा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की बात करते हैं तो साथियों देखिए ये छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता से आपका क्वेश्चन आ रहा है। मीन्स कि उनके लोकल लॉ से लोकल एक्ट से क्वेश्चन आ रहा है। छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 की बात कर रहा है। 90 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है अधिकार अभिलेख में अभिलिखित अधिकारों से संबंध विवाद जिसमें राज्य शासन पक्षकार न हो वो विनिश्चय करने की अधिकारिता प्रदत्त की गई है। तो ये कहाँ पे की गई है, तो 90 का आपका जो करेक्ट आंसर होगा साथियों यहाँ पे डायरेक्ट मैं आंसर आपको बता रहा हूँ कि ए वाला करेक्ट आंसर होगा सिविल न्यायालय को, तहसीलदार को नहीं होगा, उपखंड अधिकारी को नहीं होगा, कलेक्टर को नहीं होगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता है, क्योंकि ये उनका लोकल लॉ है। ठीक, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की बात करते हैं। कृषि के अंतर्गत नहीं है। अब कह रहा है कृषि के अंतर्गत क्या नहीं है, तो साथियों इसका डी वाला करेक्ट आंसर होगा। कौन सा करेक्ट आंसर होगा, तो बड़े झाड़ों का जंगल जो होता है इसको कृषि के अंतर्गत नहीं शामिल किया जाता है। उद्यान को शामिल किया जाता है, फलोदान लगाना तथा उसका संरक्षण को शामिल किया जाता है, चारे चराई या छप्पर छाने की घास को भी इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। साथियों अगर आप लोग का पॉजिटिवली कमेंट आएगा तो मैं इसका वन लाइनर आपके लिए डेफिनेटली लेकर के आऊँगा। क्वेश्चन नंबर 92 की अगर हम बात करते हैं तो निम्न में से कौन राजस्व अधिकारी नहीं है, तो 92 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों यहाँ पे बी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। जो राजस्व निरीक्षक होता है ये राजस्व अधिकारी नहीं होता है। राजस्व निरीक्षक जो होता है निम्न कौन सा राजस्व अधिकारी नहीं, तो जो राजस्व निरीक्षक होता है ये राजस्व अधिकारी नहीं हो। क्वेश्चन नंबर 93 की हम बात करते हैं। कह रहा है कि विभिन्न भूमियों के लिए भू राजस्व का निर्धारण किया जाएगा। विभिन्न जो भूमि है इसका राजस्व का निर्धारण कैसे किया जाएगा। ऑप्शन ए कह रहा है कलेक्टर के द्वारा, ऑप्शन बी कह रहा है बंदोबस्त अधिकारी के द्वारा, ऑप्शन सी कह रहा है बंदोबस्त आयुक्त के द्वारा, ऑप्शन डी कह रहा है संभागायुक्त के द्वारा। तो साथियों 93 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ये ए वाला आपका क्या होगा, ए वाला यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 94 नंबर की बात करते हैं। कह रहा है खेती की लागत का प्राकलन करने में निम्नलिखित में से किस पर विचार नहीं किया जाएगा। ऑप्शन ए कह रहा है भूमि का बाजार मूल्य पर, ऑप्शन बी कह रहा है स्टॉक तथा भवनों के अवक्षण पर, ऑप्शन सी कह रहा है खेतीहर के श्रम तथा पर्यावरण में तथा पर्यवेक्षण में समतुल्य धन पर, और डी कर रहा है खेतीहर के कुटुंब के श्रम तथा पर्यवेक्षण के समतुल्य धन पर की बात कर रहा है। तो 94 का साथियों जो आपका करेक्ट आंसर होगा ये ए वाला आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा। कौन सा, ए वाला आपका करेक्ट आंसर लगेगा। क्वेश्चन नंबर 95 की अगर हम बात करते हैं तो 95 में कह रहा है कि भूस्वामी द्वारा किसी भी भू का भोग बंधक विधिमान्य नहीं होगा यदि वह, ऑप्शन की बात कर रहा है 5 वर्ष से अधिक के लिए, 6 वर्ष से अधिक के लिए, 7 वर्ष से अधिक के लिए और 10 वर्ष से अधिक के लिए। तो 95 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों बी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा, 6 वर्ष से अधिक की बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 96 आ जाता है। कह रहा है कि यदि कोई भूस्वामी, किसकी बात कर रहा है, यदि कोई भूस्वामी भू राजस्व संहिता के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा कब्जा की गई भूमि को वापस लेना चाहता है तो उसे क्या कर सकता है साथियों। तो 96 वाले का जो आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों ए वाला यहाँ पे करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा। आगामी कृषि वर्ष आरंभ होने के 3 वर्ष के अंतर्गत उसको कब्जा पर ले सकता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 97 की बात करते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विषय के संबंध में सिविल न्यायालय की अधिकारिता उपवर्जित नहीं है। तो 97 की अगर हम बात करते हैं तो 97 का आपका साथियों जो करेक्ट
आंसर होगा खाते का विभाजन। यहाँ पे डी वाला आपका क्या होगा, डी वाला आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 98 का, तो 98 वाले का आपका क्या होगा, भू राजस्व के बकाया की वसूली के लिए निम्नलिखित की कुर्की तथा विक्रय नहीं हो सकता है। किसका नहीं हो सकता है, तो निम्नलिखित का कुर्की या विक्रय नहीं हो सकता है। 98 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों सी वाला होगा। यदि बकायेदार कृषक हो तो यांत्रिकी शक्ति द्वारा चलित खेती के उपकरण की बात कर रहा है। और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की, तो साथियों कह रहा है कि बंदोबस्त की अवधि कितने वर्ष से कम न होगी। तो साथियों 99 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा सी वाला यहाँ पे करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा। और लास्ट इस सेशन का क्वेश्चन है साथियों जो कि 100 नंबर का क्वेश्चन है और 100 ही क्वेश्चन आपके जुडिशरी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं जो सीजे का आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है। कर है भूस्वामी भू राजस्व संहिता की धारा 165 सब क्लास 3 के अंतर्गत के अनुसरण में अपनी भू का बंधक करता है तो ब्याज की रकम मूल्य रकम के कितना होगा। तो साथियों 100 का आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा, आधे से अधिक नहीं होगी। तो साथियों ये था पूरा आज का सेशन। इस पूरे सेशन में मैंने जितना भी क्वेश्चन हो सका था सभी क्वेश्चंस को मैंने रखा था। इसका आंसर की भी आप क्या करेंगे यहाँ पे मैच कर सकते हैं। और साथियों अगर आपको लगता है कि इसका नेक्स्ट सेशन भी आना चाहिए, 2005 का पेपर हुआ था, जो 2008 का पेपर हुआ था, उन सभी पेपर को मैं धीरे धीरे आपके सामने लेकर के आऊँगा। साथियों आप लोग प्लीज़ इस पर पॉजिटिवली कमेंट करिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर भी करिएगा। धन्यवाद साथियों।